अभी देखो, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे कि एक दिन में, मान लो आपकी अभी तक प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और आप सोचोगे एक दिन में आप बहुत मेहनत करके कर लोगे, नहीं होती है बेटा चीजें। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एग्जाम्स लाइक जेई और एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, एंड वी इफ वी टॉक अबाउट मैथ्स, मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट कि एक दिन में अच्छा होगा। मैथ्स टाइम के साथ ही इंप्रूव होता है, और बहुत कनेक्टिविटी होती है दूसरे चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर्स में आपस में। तो एक दिन में कभी अच्छा नहीं होता। तो यू जनरली व्हाट हैपेंस कि जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम उस जोन में चले जाते हैं कि नहीं अब तो करना फोड़ना है। फिर क्या होता है कि 2 दिन में हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि भाई हमसे नहीं होती है, हमको प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नहीं हो रहे तो। बट उस जोन में आपको नहीं जाना है, उस जोन में बिल्कुल मत जाना। हर एक एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि इजीली टारगेट टारगेट होते हैं। हम वो टफ क्वेश्चन के चक्कर में इजी क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते हैं, तो हमको दिक्कत आती है। कंपटीशन क्रैक करने के लिए, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, आपको इजी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है बेटा। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड एनी अदर कंपटीशन एग्जाम्स जिसमें 720 में से 600 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, प्लस आपको सब कुछ बेस्ट वे में आना चाहिए जो उस कंपटीशन एग्जाम्स का होता है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई में, जहां पे 300 में से 80 मार्क्स भी नहीं आते हैं 1 लाख 2 लाख बच्चों को आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ ए competition exams. So definitely the approach must be different, that we have to understand. ठीक है। सो राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड फोकस के जो चैप्टर टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे एक डिसेंट लेवल तक की प्रिपरेशन रहे, और मिनिमम महाराष्ट्र सीईटी की जो आपकी एचएससी की बुक है उतना तक तो आपको हर चैप्टर करना है। क्योंकि एंड में मैं ये नहीं चाहता कि जेई मेंस महाराष्ट्र सीईटी भी हमसे नहीं हो रही है, और हम प्रिपेयरिंग जेई मेंस का कर रहे थे और हम महाराष्ट्र सीईटी भी नहीं कर पा रहे। उस जोन में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। बिल्कुल भी मत सोचो आप क्या हो, क्या अभी तक प्रिपरेशन हुई है, क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो अच्छी सी चीजें अच्छे से आप सीखो, घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करो, और एक डिसेंट लेवल लेवल में आपको पहले भी बता चुका हूं। महाराष्ट्र सीईटी की टेक्स्ट बुक सबसे पहले टारगेट करो, फिर बुकलेट पे मूव करो। बुकलेट के सॉल्यूशंस आपके पास हैं, उनको देखो समझो करो, उसके बाद मतलब स्टेप वाइज करो। फिर जेई मेंस के क्वेश्चन भी देखो, और प्रीवियस ईयर महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चन भी देखो, कितने कंफर्टेबल हो उससे सीखो। ठीक है, तो थोड़ा सा वो चीजों का फोकस रखना है आपको। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी सेम बात है बेटा, थोड़ा सा जैसे फिजिक्स में मतलब आई डोंट नो क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म एक ट्रैक में होगा, शायद ऑप्टिक्स एक ट्रैक में चल रहा होगा। ठीक है, कर सकते हो यार, अभी मॉडर्न फिजिक्स बाकी और भी चीजें बाकी हैं, अभी हैं, बहुत टाइम है अभी। तो डोंट वरी अबाउट इट, टाइम अभी है। तो अगर आप उस जोन में जा रहे हो कि अब आपसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगी, तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट गो इन दैट जोन। उससे कोई फायदा आपका होना ही नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, तो वो सोचने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, या तो सोचो मत, और अगर सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोचो, बट काम करते जाओ सिंसियरली। बस जैसे टीचर बोलते जा रहे हैं उतना करते जाओ, अपने आप एग्जाम निकलती है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि बहुत बड़ी बात है जेई वगैरह निकालना, अब मैं ये बोलूंगा कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा सा कूल हो, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो, थोड़ा सा सिंसियर हो, एग्जाम टारगेट करो, और टीचर से बात करो, बताएंगे क्या करना है। थोड़ा आरएनडी करो कि किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और फिर आगे बढ़ जाओ, हो जाएंगी सारी चीजें, होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। अब अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी रेगुलर लेक्चर में। ठीक है, सब बात करेंगे हम किसी दिन, एक सेशन रखते हैं। मेरे को किसी ने बोला भी था, शायद विवेक ने बोला था कि सर थोड़ा सा बता दो किस तरीके से महाराष्ट्र सीईटी या जेई के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अब की सिचुएशन में प्रिपेयर करेंगे, फोकसिंग ऑन महाराष्ट्र सीईटी मोर। ठीक है, वी विल कीप अ सेशन ऑन इट, और हम लोग बात करेंगे उस चीजों के बारे में। ठीक है, चलो, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग एओडी। एओडी का मतलब क्या है? एओडी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो एमओडी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं। एमओडी था मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो गया था कि जो डिफरेंशिएट कर रहे हो, किस किस मेथड से आप चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो, और अलग अलग तरीके से जो भी आपके पास फंक्शंस आते थे, एक्सप्रेशंस आते थे, उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे थे आप, राइट। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो डिफरेंशिएशन तो आपने सीख लिया है, अब आपको क्या सीखना है? वो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या है,
राइट। और ये है टिपिकल मैथ्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब एओडी है जो आपको सीखना है। अब इसकी कितनी डिपेंडेंसी है, तो इसकी डिपेंडेंसी उतनी है जितनी आपने अभी तक 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ी थी, कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ऐसा कोई भारी काम नहीं है। आई थिंक 20% या 10% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें डिफरेंशिएशन चैलेंजिंग होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन चैलेंजिंग होगा। मतलब एओडी के 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डिफरेंशिएशन चैलेंजिंग होगा, 80% में चैलेंजिंग नहीं होगा। बट वो डिफरेंशिएशन का यूज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब एओडी के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एमओडी उसमें इजी लगेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन डेफिनेटली 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एमओडी भी टफ लगे, टफ होगा। मतलब अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में एमओडी जो आप कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसके भी वो भी थोड़ा सा टफ लगेगा। इनफैक्ट 20% भी नहीं होगा, 5% ही होगा। तो डोंट वरी के प्रीवियस चैप्टर की डिपेंडेंसी क्या है एज फार एज फंक्शन इज कंसर्न, एज फार एज लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इज कंसर्न, डिपेंडेंसी एकदम ना के बराबर है। तो इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दोस टॉपिक, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, you can handle AOD to a decent level. So don't worry about it. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, चलेगा। आगे से नई शुरुआत कर लो चैप्टर में, मैनेज हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो। अब मैं एओडी का चालू कर रहा हूं। तो एओडी में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, हम लोग तीन चार चार टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की बात करेंगे, एरर्स की बात करेंगे। ठीक है, और भी बातें करेंगे। बट उसके पहले मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हम जो पहला टॉपिक उठाएं, हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स उठाएं, क्योंकि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आप लोगों ने काफी, मतलब भले ही आप 100% फैमिलियर नहीं हो, बट आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरे अभी पिछले 5-6 महीने में वो चीजें सीखी हैं, राइट। तो उसी से रिलेट करता हूं कि डिफरेंशिएशन को अपन कैसे हेल्प करेंगे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स निकालने के लिए किसी भी कर्व के लिए। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टॉपिक इन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। आपको टेंजेंट का मतलब भी पता है, आपको नॉर्मल्स का भी मतलब पता है। अब हम बात कर लेंगे एक बार किसी भी कर्व के लिए। ठीक है, तो सपोज एफ एक्स एक फंक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो एक कर्व है। मान लो ये कर्व ले लेता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे। दिस पॉइंट इज सपोज x1, एंड ये जो कर्व है दिस इज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आप जो एफ डैश एक्स निकालते हो, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एफ डैश एक्स होता क्या है? एफ डैश एक्स होता है स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। ये तो आप लोगों को पता है कि डी वाई बाई डी एक्स किसी भी कर्व का क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट कर्व। मतलब अगर मैं एफ डैश एक्स वन निकालूंगा, इट मींस इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूंगा, तो इस पे जो टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप बनाओगे, उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, ये एंगल अगर थीटा है, तो दिस एफ डैश एक्स वन इज व्हाट? इट इज टेन ऑफ थीटा। दिस इज द स्लोप, राइट। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से करते हैं, किस में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, द स्लोप। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, और एट एक्स वन आपको पुट कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? स्लोप का डिफरेंशिएशन आएगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। y y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूं। ठीक है, अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, साइन एक्स का ग्राफ आपका ये होता है। अगर मैं पाई बाय 4 पे बात करूंगा, तो पाई बाय 4 पे एक टेंजेंट बनेगी। दिस इज द टेंजेंट एट पाई बाय 4। इसका अगर स्लोप निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे?
तो आप सिंपल करोगे कि इसका स्लोप निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाय 4 ऑफ साइन एक्स। तो आप सिंपल करोगे कि आप y डैश कर दोगे, जिसको हम dy बाई डी एक्स भी बोलेंगे, या जिसको एफ डैश एक्स भी बोलेंगे हम, या जिसको एफ डैश एक्स भी बोलेंगे, जो भी नाम है फंक्शन का उसके हिसाब से वो निकालोगे तो आपके पास cos x आएगा पाई बाय 4। सो व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4, y डैश की वैल्यू या एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ पाई बाय 4, विच इज 1/√2। तो ये जो एंगल यहां से थीटा बनाओगे आप, ये जो टेंजेंट बन रही है, टेंजेंट है ना, वो ढंग से बनी नहीं क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ नहीं बना ढंग से, इसीलिए। तो ये अगर थीटा है, सो देयरफॉर यू कैन से दैट कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स का मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी हेल्प से हम क्या क्या चीजें निकालेंगे और किस तरीके से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम मिनिमा है बेटा, एरर्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं। एक एरर्स करके चैप्टर आएगा छोटा सा, एक रेट ऑफ चेंज आएगा, एक मैक्सिमम मिनिमा आएगा, और दो थ्योरम आएगी, मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो नियर अबाउट 5 टॉपिक आप मान सकते हो, जिसमें से टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा थोड़े बड़े होंगे रिलेटिवली। और फिर एओडी कंप्लीट होने के बाद में चालू होगा हमारा इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक होंगे कैलकुलस के। इस ट्रैक में पूरा कैलकुलस ही चलेगा। चलो डन। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता, नहीं ये तो मीनिंग होता है बेटा, देखो क्या होता है, ये जो है बेटा, इस टेंजेंट की स्लोप जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, व्हाट डज दिस एफ डैश एक्स मींस, एफ डैश एक्स मींस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब ये होता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, अगर वो एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देन टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, राइट। ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी, वो जितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका 10 लोगे, दैट इज द स्लोप। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। टेन थीटा इक्वल टू एम हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, स्लोप को हमने ये नाम दिया हुआ। कैलकुलस क्या बोलता है कि वो जो स्लोप निकालनी है आपको, दैट इज एफ डैश एक्स होती है। मतलब अगर आपने डिफरेंशिएट किया इसे, इस कर्व को, और अगर एक्स की जगह x1 पुट कर दिया, तो जो वैल्यू आती है आपके पास, जो रिजल्ट आता है, जो यहाँ पे 1/√2 आया डिफरेंशिएट करने के बाद, ये है, ये जो टेंजेंट आप यहाँ पे बनाओगे, उस टेंजेंट की स्लोप होगी। तो इसीलिए मैंने टेन थीटा जो स्लोप होती है, और यहां से स्लोप 1/√2 निकाली है, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है। ठीक है, अब अगर यही मैं क्वेश्चन पूछता आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो आप क्या करते? थीटा इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 ये बेटा।
अगर अगर मैं आपको पूछता कि क्या करूं, आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, मतलब क्या है मेरा बोलने का कि ये जो आप यहां से कर्व बना रहे हो, है ना, पाई/4 पे, ये अगर पाई/4 है और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये जो भाई इसकी इक्वेशन मुझे निकाल के दे दो। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है जरा बताओ तो मुझे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जरा बताओगे मुझे कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट हियर। पाई/4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट, करेक्ट? सो पाई/4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट हियर, जरा बताओ तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जो साइन थीटा का आउटपुट होता है 1/√2 होगा। तो दिस पॉइंट इज पाई/4 1/√2। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो हमको क्या होता है, हमको एक मेथड होती है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो बोलता है y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। याद है आपको? ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है दोस्तों, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म में। ये क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। जिसको नहीं भी पता है, जिसको वैसे तो पता होगा बट नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि y-y1 इक्वल टू m x-x1, ये वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। दिस इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम x1 y1, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन, जो पॉइंट है x1 y1, एंड स्लोप विच इज इक्वल टू m। तो आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो y-y1 इक्वल टू m x-x1 करके, जिस लाइन की स्लोप तो m है, जिस लाइन की स्लोप m है। मान लो ये पॉइंट है अगर x1 y1, और एक लाइन आपको निकालनी है जिसकी स्लोप आपके पास m हो। इस लाइन की सपोज आपके पास स्लोप m हो, तो उस लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो ये वाला फॉर्म यूज किया जाता है। वहां पे m क्या होता है, m स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब क्या होता है, तो स्लोप का मतलब होता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, तो ये फंडा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान से देख लो कि x1 y1 से एक लाइन पास होने वाली है जो एंगल थीटा बना रही है, किससे, एक्स एक्सिस से, तो थीटा बना रही है, तो टेन थीटा स्लोप होता है, जिसको मैं m बोलता हूं। उसकी इक्वेशन ये होती है। अब जब फंक्शन क्या है आपके पास, साइन एक्स है ना दोस्तों, ये x है और ये साइन एक्स है। तो अगर x पाई/4 अगर आप डालोगे इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा। इफ यू आर पुटिंग इनपुट एज पाई/4, साइन पाई/4 मतलब साइन 45 डिग्री इज 1/√2, करेक्ट? तो इसीलिए y की वैल्यू 1/√2 है, इसीलिए पॉइंट क्या है, पाई/4 1/√2, सिंपल। ओके, तो पॉइंट निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप निकालना तो छोटी बात है, क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो dy/dx आपके पास, जो अपने नेक्स्ट स्लाइड में किया था, डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का cos x होता है। और अगर आपको dy/dx है पाई/4 निकालना है, dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू पाई/4, राइट, यहाँ पे x क्या है, पाई/4 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, cos पाई/4 आ जाएगी, और cos पाई/4 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। और ये जो 1/√2 आया दोस्तों, यही तो स्लोप है, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो मुझे ये बताओ, जब मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो ही रही है, डेफिनेटली पाई/4 1/√2 से पास हो रही है लाइन, इसका स्लोप अगर आपको पता चल गया 1/√2, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा के इस रेड लाइन की, मतलब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूं क्या। पाई माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 1/√2, और टेंजेंट की स्लोप भी आ रही है 1/√2, और x-x1 आ जाएगा x-पाई/4। सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये तो आपको पता है, y इक्वल टू mx प्लस c, या किसी भी फॉर्मेट में आप लेके आओगे, दिस इज योर आंसर। दिस इज व्हाट वी डू इफ वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द कर्व है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा तो आपने सर्कल सर्कल की टेंजेंट लिख दी, आपने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तक की टेंजेंट लिख दी। मैंने यहाँ पे साइन एक्स, क्या कोई भी फंक्शन आप दे दोगे, ये फंडा एज इट इज ही काम करने वाला है बेटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट पता है और इसकी स्लोप पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना हमको इस वाले मेथड से एम निकालना पड़ेगा, और x1 और y1 हमको पता होना चाहिए।
ठीक है, ये क्लियर है सबको? बढ़ूं आगे? बोलो बेटा, कुछ डाउट हो तो बोलो। ये डिफरेंशिएशन करके आपके पास जो एक्सप्रेशन आया बेटा, वो क्या आया? वो आया cos पाई बाय 4, cos x आया। और cos x जो आया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? dy बाई डी एक्स की वो वैल्यू होगी जो ये आउटपुट देगा। ये आउटपुट क्या देगा? cos पाई बाय 4 देगा। तो ये 1/√2 आएगा। ये जो वैल्यू आई है, ये टेन थीटा के बराबर होती है। तो अगर ये लाइन अगर एंगल थीटा बना रही है, तो आपके लिए टेन थीटा जो है वो 1/√2 है। अब ये फंक्शन यहां पे कॉस आया, कल से ये कुछ भी आ सकता है, इसको इस टेन से रिलेशन कुछ भी नहीं है। हाँ, पाए तो वही है, 22/7 ही है बेटा। राहिल, पाए तो वही है जो 22/7 होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही। अभी क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट x-1 अपॉन में x+1 एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे आप? अब आपको सिर्फ स्लोप निकालनी है। तो क्या करोगे आप? x-1 अपॉन में x+1 एट x इक्वल टू 0 है, निकाल के मेरे को बताओ। फंक्शन यहाँ पे x-1 अपॉन में x+1 एट x इक्वल टू 0। प्रीवियस पेज कर रहा हूं बेटा, 2 मिनट। चलो, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं। वैसे तो ये वाली जो चीज है, स्लो पॉइंट फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो बट आप समझ लो, इसीलिए मैं इतना डिटेल में घुसा हूं कि ये टेन थीटा क्या होता है, ये स्लोप क्या होती है बेटा। ये सारी चीजें आज समझना जरूरी है, नहीं तो आगे अपन को दिक्कत देंगी। चलो, तो इसका बहुत सिंपल है। आप करोगे, बोलोगे सर y इज इक्वल टू x-1 अपॉन में x+1 है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं। बहुत इजीली इसका डिफ्रेंशिएशन होने वाला है। नीचे तो x+1 का स्क्वायर आने वाला है, राइट, क्वोशंट रूल लगने वाला है। x+1 एज इट इज होने वाला है। x-1 न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 होने वाला है, माइनस x-1 इंटू x+1 का डिफ्रेंशिएशन आपके पास 1 आने वाला है। ये आपके पास आएगा। सॉल्व करोगे, x+1 माइनस x+1 अपॉन में x+1 का द होल स्क्वायर आने वाला है, जो कि आपके पास कैलकुलेट होकर 2 अपॉन में x+1 द होल स्क्वायर बचने वाला है। ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स। और अगर आप स्लोप निकालोगे, तो स्लोप आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू वॉट? 0 पूछ रहा है वो। x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? तो आप बोलोगे 2 डिवाइडेड बाय 0+1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप 2 होगी। जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब वो लाइन जो एंगल बनाएगी, अब ये जो स्लोप है ना, मान लो टेंजेंट आपके पास कुछ ऐसी बन गई, एट x इक्वल टू 0 पे टेंजेंट आपके पास ये बन गई।
तो ये जो एंगल थीटा बनाती है ना ये लाइन, वो टेन थीटा इक्वल टू 2 होगा। और वो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कर्व, यहाँ पे एक एल्जेब्रिक कर्व था, प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया था, डजंट मैटर, टेन थीटा क्या हो गया, जो टेंजेंट बनाएगी, जो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है उसका स्लोप होता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की जगह आपसे ये पूछता है, यार भाई लोग ऐसा करो, मेरे को आप बता दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे मेरे को टेंजेंट की स्लोप निकाल के बता दो आप लोग। नहीं, स्लोप तो आपने निकाल ली, इक्वेशन निकाल के बताओ मुझे, तो क्या करोगे आप लोग? आप लोग यूज करोगे जो फंडा मैंने आपको बताया कि सर हम लोग यूज करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये लाइन की इक्वेशन होती है। एम की वैल्यू मैं निकाल के ऑलरेडी बैठ गया हूं, जो कि 2 आ रही है। एक्स वन की वैल्यू आपको पता है 0 है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। भाई साहब वाई की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मेरे को? वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो क्या करूंगा? तो भाई ये फंक्शन तो पता है ना मेरे को, y इक्वल टू क्या है, ये है ना। तो जब y इज इक्वल टू आपके पास x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन है, तो भाई साहब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू निकाल लो ना, 0 माइनस वन अपॉन में 0 प्लस वन आएगा, जो कि माइनस वन हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ये y की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे? सिंपल y माइनस माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू एम की जगह 2 निकाल चुके हो, एक्स की जगह एक्स आएगा और एक्स वन की जगह 0 आएगा। नो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आपने कर्व नहीं बनाया, आपको कोई मतलब नहीं वो कर्व हाइपरबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। आपने बिना उस मतलब से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के दे दी। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट बेटा, फंडा समझने में किसी को कोई डाउट? अब अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखना है, चलो लिखो, एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा सा अच्छा दे देता हूँ, अच्छा दे देता हूँ मतलब डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा अच्छा दे देता हूँ। अब ऐसा करो, कर्व है मेरे पास x बाय ए की पावर n प्लस y बाय बी की पावर n इज इक्वल टू वन। कौन सा कर्व है? तो डेफिनेटली ये कर्व आपको नहीं पता है अभी तक, ना पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन की इक्वल टू 2 लिख दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कॉमा बी, एट ए कॉमा बी आपको इस फंक्शन की या इस एक्सप्रेशन की या इस ग्राफ की, कोई सा भी ग्राफ बने मुझे अभी मतलब नहीं है, मुझे तो भाई टेंजेंट की स्लोप चाहिए। वो पॉइंट आपको दे दिया, इस बार तो एक्स की वैल्यू क्या है, इस बार तो वाई की भी वैल्यू दे दी है कि अगर एक्स इक्वल टू ए होगा तो वाई इक्वल टू बी होगा। और आप देखोगे भी तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पे लाइक कर ही रहा है। आप ए और बी पुट करके देख लो, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, राइट। तो ए कॉमा बी इज लाइंग ऑन दिस कर्व, डेफिनेटली उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की स्लोप निकाल के मेरे को देनी है। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। आपको पता है डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? n माइनस वन इंटू वन अपॉन में ए। ये कर लोगे ना, इसको तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया, एन बाहर आया, एक्स बाय ए की पावर एन माइनस वन, और एक्स बाय ए का डिफ्रेंशिएशन वन बाय चेन रूल। वाई बाय बी की पावर एन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप बोलोगे सर एन वाई बाय बी की पावर एन माइनस वन, वन बाय बी, और डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, तो वाई डैश बच जाएगा इक्वल टू 0। डिफ्रेंसिएशन मतलब ओवरऑल कुछ नहीं करना है आपको, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको क्या बोला था कि देयर आर द क्वेश्चन
जिसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हमने जो पहले वाले 2 क्वेश्चन किए उनमें डिफरेंशिएशन इजी था, इसमें हो सकता है शायद आपको लगे टफ, वो भी नहीं है, अगर प्रैक्टिस करिए तो नहीं है। बट बस मैं ये चाह रहा हूं कि इससे डरना भी मत अगर नहीं करिए तो, क्योंकि डरने का स्कोप नहीं है अभी। जैसे मैंने आपको बोला कि जितना सीख रहे हो सीखो बेटा अभी। अब अगर आपको सिंसियरली और मेहनत करनी है, मान लो आपसे ये नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन के लेक्चर देख लो और उसको कंप्लीट कर दो। हाँ, ये y डैश कहाँ से आया, तो चेन रूल लगता है बेटा इसके डिफरेंशिएशन में। इंट्रिंसिक फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन बताया है, शायद सेकंड लेक्चर के एंड में, थर्ड लेक्चर के स्टार्टिंग में, उसको देखना है एक बार। y डैश कहाँ से आया पता चलेगा बेटा, ठीक है। ये n से n उड़ा दो और y डैश की वैल्यू निकाल लो। तो y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -x/a⁻n−1 ले लेना, और इसको इधर ले जाओगे तो b/y⁻n−1 ले लेना। रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर b और इधर y⁻n−1, 1/a एज इट इज, और ये इधर जाएगा तो ये b/a बचेगा। ये बचेगा सर डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको y डैश निकालना है, एट विच पॉइंट, एट a कॉमा b निकालना है दोस्तों। पॉइंट क्या देके रखा है, a कॉमा b देके रखा हुआ है आपको। तो अगर आप स्लोप निकालोगे तो आप एक काम करोगे, सिर्फ x की जगह a पुट कर देना, y की जगह आपको उसने b बोल ही दिया है कि b ले लेना, और ये b/a तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है हमको। तो ये a/a 1 हो गया, 1⁻n−1 1 हो गया, b/b 1 हो गया, 1⁻n−1 1 हो गया, माइनस ऑफ, तो ये माइनस b/a क्या है, जरा बताओ तो मेरे को। ये माइनस b/a का मतलब क्या है, -b/a टेंजेंट की स्लोप आ गई है दोस्तों। क्या आ गई है, स्लोप। तो जो आपको निकालना था वो आ गई। अब अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता है कि चलो स्लोप तो ठीक है, इक्वेशन भी निकाल के दे देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a कॉमा b अगर आपसे पूछ रहा है, तो आप बोलेगा ठीक है सर, हम तो सबसे पहले ये लिखेंगे, और फिर हम देख लेते हैं कि हमको वैल्यूज क्या है। y1 की वैल्यू क्या है भाई साहब, किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी, जिस पॉइंट पे निकालनी, y की वैल्यू क्या है, b है तो b है। x1 की वैल्यू a है क्योंकि a कॉमा b पे निकालनी है, और स्लोप आप निकाल चुके हो, -b/a है। हो गई, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अभी जिसको दूसरा एक और एग्जांपल चाहिए था प्रैक्टिस के लिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n बिकॉज a कॉमा b पॉइंट आपको दे दिया था। अगर a कॉमा b पॉइंट नहीं होता तो n पे डिपेंडेंसी आ जाती। चलो बढ़ूं आगे। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है, और मैं ये बोलता हूं, लिख लो लिख लो, 2 मिनट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, करेक्ट बेटा, देविका करेक्ट। चलो, अब अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया था उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल ऑफ द कर्व sin x एट x इक्वल टू π/4। x इक्वल टू π/4 पे भाई लोग आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको जानना जरूरी है आपको।
पता होगा, खैर बहुत कर ही चुके हो आप लोग, पर भी ये साइन एक्स का कर्व होता है। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे आप लोगों ने टेंजेंट गिराई थी, है ना, ये पॉइंट पे टेंजेंट गिराई थी आपने। की जो नॉर्मल होगी वो क्या होगी, तो वो होगी जो भाई इस पॉइंट, इस लाइन से परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से पास होती हुई रहेगी, जो 90 डिग्री रहेगी, वो आपकी नॉर्मल होगी। तो अगर ये टेंजेंट है तो ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्मल है, ये वाली जो लाइन है वो नॉर्मल है। किस पॉइंट की टेंजेंट है ये वाली रेड वाली लाइन? तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट की टेंजेंट है ये वाला पॉइंट जिस पे ये बनी हुई है। तो ये किस पॉइंट की नॉर्मल है? ब्लू वाली। तो इसी पॉइंट की ये नॉर्मल है, ब्लू वाली। ठीक है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई साहब अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो फिर m1 इंटू m2 कितना होता है? -1 होता है। ये क्या है? ये स्लोप है। और भाई m1 क्या है? तो m1 जो है वो dy/dx है एट x इज इक्वल टू a। सपोज अगर ये पॉइंट a है तो x इक्वल टू a पे dy/dx है, जो अभी तक निकाल रहे थे हम। तो अगर आपको टेंजेंट की स्लोप पता है तो भाई लोग नॉर्मल की स्लोप पता है। और अगर नॉर्मल की स्लोप अगर आपको पता है और ये पॉइंट भी आपको पता है, तो क्या आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के दे सकते हो मेरे को? आपको स्लोप पता चल गई, आपको पॉइंट पता चल गया, तो आप क्या ये ग्रीन सॉरी ये ब्लू वाली लाइन निकाल के दे सकते हो मुझे? निकाल के दे दो जरा फटाफट। तो टेंजेंट और नॉर्मल में अब हमेशा ये रिलेशन पे ही हम काम करेंगे कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज -1। ये पता होगा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो अब ये याद रखो। इतना इतना थोड़ा सा यूज आएगा दूसरे टॉपिक्स का, तो वो मैं आपको मैनेज करते जाऊंगा विद टाइम। ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप टेंजेंट की स्लोप निकाल चुके हो दोस्तों। कितनी आ गई थी आपकी टेंजेंट की स्लोप? 1/√2 आ गई थी। तो मैं ये बोल दूं क्या, यहाँ डायरेक्ट लिख दूं क्या कि m1 इक्वल टू 1/√2 आ गई? मैं ये लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट, चलेगा? निकालने की तो जरूरत नहीं है अब मेरे को, ये 1/√2 आ गई। ठीक है। एंड देयर फोर 1 into m2, where the m2 is the slope of the normal, is equal to -1, and from here I will get m2 is equal to -√2. And if m2 is equal to -√2, then the equation of normal is funda y minus y1 equal to m into m2 into x minus x1 होगा। यहाँ पे m2 हमने नाम दे दिया है। अब आपको वैल्यूज निकालनी है, तो m2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, -√2 होने वाली है दोस्तों। x1 और y1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये वैल्यू π/4 थी बेटा, और ये 1/√2 थी। तो हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -√2 इंटू x माइनस π/4। ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है। तो किसी भी कर्व के लिए किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बोल रहा है और नॉर्मल बोल रहा है निकालने के लिए, तो अब आप आई थिंक निकाल सकते हो। ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं एक और, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। अब देखो, मैंने आपको जो पहले बोला था ना कि जब आप एओडी कर रहे हो तो एमओडी का डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो जब ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे थे, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको साइन थीटा का डिफरेंशिएशन यूज हुआ, क्या साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, ये इतना सा डिफरेंशिएशन यूज हुआ, बाकी अपना अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो वही मैं बोल रहा था कि एमओडी 10% 20% क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जहां पे डिफरेंशिएशन टफ है। ठीक है। वो भी कोई डिफरेंशिएशन इतना टफ टॉपिक है नहीं अपने आप में, बट अगर इसके कॉन्सेप्ट याद है तो आप कर लोगे 80% क्वेश्चन।
चलो आगे बढ़ूंगा, करूं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बेटा ये m1 कहां से मिला 1/√2? अरे दोस्त, ये यहां से मिला। साइन एक्स है ना, π/4 पे टेंजेंट की स्लोप निकाली थी ना अपन ने 1/√2। बेटा मैंने इसको डायरेक्टली यूज कर लिया, ये वाली इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, y is equal to b e raised to the power minus x by a at the point where the curve meets x axis, where the curve meet y axis, sorry। उस पॉइंट पे जहां पे ये कर्व वाई एक्सिस को मीट करता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के आपको देनी है। तो इसमें थोड़ा सा और उसने क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, उसने एक पॉइंट यूज कर दिया है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। किस पॉइंट पे निकालो? वेयर द कर्व मीट वाई एक्सिस, जहां पे कर्व क्या करता है, वाई एक्सिस पे मीट करता है। तो अगर y एक्सिस पे मीट करता है तो भाई y एक्सिस पे मीट करता है तो x इक्वल टू 0 होता है। अरे y एक्सिस पे तो x इक्वल टू 0 होता है। अभी x इक्वल टू 0 होता है दोस्तों, तो y कितना होगा? तो y होगा b इंटू ई की पावर -0/a, जो कि हो जाएगा b। सो जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट आपके पास कौन सा होगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है? वो 0, b होगा। अभी निकाल लोगे? फटाफट निकालो। पॉइंट पता चल गया? बाकी तो अपन पिछली स्लाइड में करते हुए आए हो। हम्म, दिस इज बी।
तो चलो, आपको पॉइंट मिल गया, कर्व भी आपके पास है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b कांस्टेंट बाहर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस e की पावर x ओनली, तो मतलब e की पावर माइनस एक्स बाय ए, और माइनस एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये। दिस इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। नो, अगर आपको y डैश निकालना है एट द पॉइंट 0, तो ये आ जाएगा b एज इट इज e की पावर -0/a, और -1/a करोगे तो अगेन आपके पास जो टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी वो -b/a आ जाएगी। अब टेंजेंट की स्लोप -b/a हो जाएगी, सो देयरफॉर अगर आप टेंजेंट की बात करोगे कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, तो आप बोलोगे सर टेंजेंट की इक्वेशन होने वाली है हमारे पास y माइनस y1, जो कि आपके पास कितना आ रहा है b, तो y माइनस b इज इक्वल टू m। m कितना आने वाला है -b/a, तो -b/a इंटू एक्स माइनस 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज, टेंजेंट की स्लोप आपको मिल गई है, नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए m1 m2 इक्वल टू -1 यूज करोगे, तो -b/a का रेसिप्रोकल कितना होगा बेटा, a/b होगा। अरे हाँ यार, नहीं ये चल रहा है बेटा, थोड़ा सा ना अपनी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये सब ए है, 4 कहीं नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज द नॉर्मल इज y माइनस b a/b इंटू एक्स माइनस 0। आया क्या समझ में, हो गया अब। कॉन्सेप्ट वही है जैसे पहले था बेटा, वही का वही है। बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा और उसको डीप में घुसा देता हूं। और टेंजेंट टू द कर्व, और टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, आपको पता है रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है, बट ठीक है, नहीं भी पता होगा तो चलेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट अ पॉइंट ऑन इट फॉर्म फॉर्म्स अ ट्राइंगल। सिर्फ लैंग्वेज को समझना बेटा, ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, with the coordinate axis, then find
द एरिया ऑफ ट्राइंगल, या यू कैन से प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कांस्टेंट। ये एक रेक्टेंगल हाइपरबोला की प्रॉपर्टी भी होती है। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बोल क्या रहा है एग्जैक्टली। कंफ्यूज मत होना क्या बोल रहा है, निकालना कैसे, प्रूव कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है हमको। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो क्या हो रहा है, ये एक कर्व बनाया, मान लो आपने एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक कर्व बनेगा। मैं एक बना देता हूँ ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये कर्व बनेगा, जैसा भी बनेगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला है एक्चुअली वो। तो जब मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, तो दोस्तों मेरे पास टेंजेंट ये आई। मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई, तो दोस्तों मेरे पास टेंजेंट ये आई। और ऐसे मैंने इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टेंजेंट बना दी। और एक चीज नोटिस करी कि ये पॉइंट मान लो सपोज ओ है, और ये पॉइंट सपोज ओ डैश है। अलग अलग पॉइंट है दोनों कर्व पे। और टेंजेंट मैंने जब ड्रॉप करी, तो ये यहाँ पे ए पे कट करी, यहाँ पे बी पे कट करी सपोज। और ये रेड वाली में ये सपोज यहाँ पे ए डैश पे कट करी, और ये सपोज यहाँ पे बी डैश पे कट करी। तो ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल, ये मान लो एम है, ओरिजिन इज एम। तो ट्राइंगल ए एम बी जो बन रहा है आपके पास, और जो ट्राइंगल ए डैश एम बी डैश बन रहा है, और ऐसे हर एक टेंजेंट ऐसा कोई ट्राइंगल बना रही है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दूसरे पॉइंट पे टच कर रही है। तो जो ट्राइंगल बन रहे हैं, हर एक टेंजेंट अलग अलग ट्राइंगल बना रही है भाई साहब, उसका एरिया जो है ना हमेशा सेम है। एरिया ऑफ द टेंजेंट, यहाँ देखो, द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ऑन इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो टेंजेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाती है भाई, बिल्कुल बनाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कांस्टेंट। आपको ये प्रूव करना है कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल कांस्टेंट है, वो टेंजेंट किसी भी पॉइंट की हो सकती है। क्वेश्चन आ गया समझ में अभी? अब आपको प्रोसीड कैसे करना है, क्योंकि आपको पॉइंट्स इसमें देके नहीं रखा हुआ है। तो आप सिंपल करना कि सर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं ओ, और ये पॉइंट ले लेता हूं x1, y1। क्या पॉइंट ले लेता हूं x1, y1, और हो जाओ शुरू। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे वो कांस्टेंट आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, मतलब डिफरेंशिएट करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करता हूं। चलो एक तो आ गया मेरे को आंसर, ईशान का सही है।
स्लोप इज इक्वल टू कितनी आ रही है, कितना आ रहा है आपके पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे बेटा, एक्स बाहर वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश, वाई बाहर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सी का डिफरेंस सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0. So therefore x into y dash is equal to minus y, y dash is equal to minus y by x. तो इस पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा x1 कमा y1. सो देयरफॉर टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, बोल दूं मैं, राइट. स्लोप पता चल गया, y डैश y1 अपॉन में x1 आ जाएगा, और पॉइंट x1 कमा y1 है, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी. अब ऐसा करो, पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल लो बेटा आप लोग, पॉइंट ए निकाल लो और पॉइंट बी निकाल लो. कैसे निकालोगे, पॉइंट ए जो है फॉर ए x must be equal to 0 and for b y must be equal to 0. राइट, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, तो आपके पास कितना बच जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई एक्स वन इंटू 0 माइनस x1. y कैलकुलेट कर लेना यहां से बेटा, x1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा y1 और उधर से आएगा तो 2y1, और y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन x1 इंटू एक्स माइनस x1. तो ये जो पॉइंट है, ये इसके लिए x इज इक्वल टू बच जाएगा आई थिंक ट्वाइस x1. x1, तो अब आप थोड़ा सा देखोगे, ये पॉइंट, ये मिल गया आपको, ये पॉइंट नहीं मिल गया, तो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, राइट. इस वाले ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, तो बेटा इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है, इसके पास आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, इसका मतलब अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस है, कितना ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस है बेटा आपके पास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 2x1, और आपके पास ये वाला डिस्टेंस भी है, जो कि कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट 2y1, तो 2x1 ये वाली लेंथ आ गई, 2x1 और 2y1, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. तो देखो कुछ चीजें यूज हुई है मैथ्स की डेफिनेटली, बट ऐसी कोई भारी चीज यूज नहीं हुई है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2x1 y1 आ जाएगा, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो x1 और y1 पे डिपेंडेंट है, बट ये जो पॉइंट है, अगर x1 कॉमा y1 है, कोई भी पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो x1 इंटू वाई वन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा दोस्तों, वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर आएगा. रेक्टेंगल हाइपरबोला की प्रॉपर्टी भी होती है, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉप करोगे, वो टेंजेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनाती है, उसका एरिया कांस्टेंट होता है, वो ये होता है. चलो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको लास्ट. थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है, आपको निकालना है
आपको कर्व देके रखा हुआ है, x इक्वल टू 1 माइनस ऑफ a साइन थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। मान लो टेंजेंट या नॉर्मल कुछ भी निकालनी है, तो ये क्या करोगे, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, राइट। किसका एग्जांपल है ये, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, याद है सबको। और आपको ये पता होना चाहिए पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बोलता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा करो आप y को डिफरेंशिएट कर दो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, और x को डिफरेंशिएट कर दो उसी वेरिएबल के टर्म में, और निकाल लो दोनों को डिवाइड करके dy बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बहुत इजी यूज हुआ, कोई भारी नहीं हुआ। आप बोलोगे यहां से डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, तो ये 1 का 0 हो जाएगा, माइनस ए बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा, तो माइनस ए कॉस थीटा आ जाएगा। और ये कितना यूज हो जाएगा कि डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का 2 इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एंड देयरफॉर ये वाला जो पार्ट आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, मतलब बोले तो -2b साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि डी वाई बाई डी थीटा था आपके पास, ये वाला पार्ट, ये मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया है सिस्टमेटिक, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, जो कि ये है माइनस ए कॉस थीटा। तो एक तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद बी बाय ए साइन थीटा। एंड फोर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी बाय ए साइन पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो बी बाय √2 ए, इट्स पाई बाय 2, ओके ओके, पाई बाय 2, माई मिस्टेक, इट्स पाई बाय 2। फॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, अब आपको ये पता चल गया, 2 भी आएगा क्या, 2 भूल गया यार मैं, 2 भी आएगा, 2b बाय आएगा, परफेक्ट, सही बोल रहे हो आप। अब आपको जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होती है, आपको m तो मिल गया दोस्तों, m तो आपने निकाल लिया, 2b बाय, वॉट अबाउट x1, वॉट अबाउट y1, तो भाई ये x और y की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे निकाल लो। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा था, तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है दोस्तों, तो ये 1 माइनस ए बच जाएगा। एंड y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि y1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x1 की वैल्यू 1 माइनस ए आ जाएगी। निकाल लोगे अभी टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी -a/2p। अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट तो ये निकल गई आपकी,
अगर नॉर्मल निकालनी है तो y माइनस वाई वन माइनस वन बाय एम एक्स माइनस एक्स वन कर दोगे। मतलब m तो यही रहेगा 2b/a, बट माइनस वन बाय एम ऑफ स्लोप आ जाएगी, टेंजेंट 2b आ जाएगा। ठीक है अभी। तो दिस इज व्हाट द टेंजेंट है नॉर्मली। देखो क्वेश्चन में वेरिएशन आएंगे, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़ा देते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग कर दिया था मैंने। द रीजन इज कि ये थोड़ी थोड़ी सी बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आपके पास आते हुए नजर आएंगे आपके पास। ठीक है। हमें को आपके एचएससी में देखना पड़ेगा कितना है, इसके बेसिस पे तो मैं एचएससी का भी होमवर्क दे दूंगा आपको, ताकि आप वो एचएससी से भी करते रहना। लास्ट पेज? अरे यार ये लास्ट पेज नहीं है क्या, और कुछ है? एक सेकंड, मैंने खोल ही लिया है। बिल्कुल। देखो क्या है, मैं आपको एचएससी का बुक इसलिए केवल प्रैक्टिस के लिए, वो जरूरी है बेटा, वो फॉर एनी कंपटीशन एग्जाम वेदर इट इज महाराष्ट्र सीटी और जेई। एक बेसिक की प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो वो कहीं से करना है, तो कहीं से कहाँ से करें? तो हम ऐसी बुक से कर लेते हैं जो आपके बोर्ड्स में भी यूज आएगी, जो महाराष्ट्र सीटी में भी यूज आएगी। इसीलिए मैं आपको एचएससी टेक्स्ट बुक बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। एक टच बनेगा आपके पास टॉप। बट अगर इफ यू आर कंफर्टेबल बेटा, अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा देख लो। जैसे डिफरेंशिएशन में काफी अच्छी थी आपकी एचएससी टेक्स्ट बुक, उससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए था कि उससे ज्यादा जाने की जरूरत भी पड़ेगी आपको इतनी। उससे ज्यादा जो भी चाहिए वो आगे कैलकुलस में हम साथ में मैनेज हो जाएगा। बट इनकी देखनी पड़ेगी मुझे एओडी वगैरह की, अगर ऐसा लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। हाँ एमओडी तो काफी अच्छा दे के रखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन दे के रखे हैं, अच्छे दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। होमवर्क भेज दूंगा मैं आपको ग्रुप पे। एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आएगा बेटा। नहीं, ड्राइव फोल्डर तो कुछ मैंने ऐसा बनाता नहीं हूं मैं बेटा, रिकॉर्डिंग भेजता हूं बस आपको। राजीव।